ऑल राइट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कौन कौन आ गया है? सक्सेन है, सविता है, ओमकार है। ऑल राइट, रंजीत भी आया है। ठीक है, 2-3 मिनट और वेट करते हैं बाकी लोगों के ज्वाइन करने का। ठीक है। ऑल राइट, तो जैसा मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बोला था दैट हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट पूरा हो गया है। ठीक है, हम लोग बस एक कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन वाला पार्ट है जो मैं आपको आज डिस्कस करके बताऊंगा, समझाऊंगा। एंड उसके अलावा मैं चाह रहा था कि हम लोग थोड़े से क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करें। तो बेस्ड ऑन जो भी हम लोगों ने अभी तक इस चैप्टर में पढ़ लिया है, आई वाज होपिंग कि हम लोग ये कुछ एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस डिस्कस कर पाए। ठीक है, एटलीस्ट जो ये सिंगल चॉइस वाले हैं इनको हम लोग देख पाए। कुछ कितने ये 17-18 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप को रहने दो, इनको भी हटा दो। ठीक है, आई होप आपने ये एग्जाम्पलर क्वेश्चंस पहले देखे हुए होंगे। ऑल राइट, तो ये प्रैक्टिस शुरू करते हैं। ठीक है, थोड़े क्वेश्चंस पहले मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा, देखना चाहूँगा कि कैसा प्रोग्रेस है, और फिर हम लोग बचा हुआ पार्ट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं? इनका आंसर बताओ।
क्या आ रहा है आंसर फर्स्ट वाले क्वेश्चन का? बताओ। सर 3। हाँ। किसने दिया आंसर? पता नहीं पड़ा मुझे। ओमकार। हाँ, गुड ओमकार। राइट, सो स्टैंडर्ड स्टेट में क्या होगा? प्रेशर 1 बार एंड कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर। करेक्ट। सेकंड वाले का बताओ चलो आप लोग। थ्री सेकंड। सेकंड का कौन सा आया? बी ऑप्शन। 3 यानी सी। डी। 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 बी करेक्ट है। यहाँ पर आप देखोगे E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059/2 इंटू लॉग 1/mg2 प्लस है ना। अब इस माइनस साइन को मैं अंदर ले लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? ई नॉट प्लस 0.059/2 इंटू लॉग ऑफ mg2 प्लस। राइट, ये आपका y है और ये आपका x है। तो यहाँ पे देखो ना, आप क्या दिख रहा है? पॉजिटिव स्लोप दिख रहा है ना, ये तो स्ट्रेट लाइन दिख रहा है विद पॉजिटिव स्लोप। पॉजिटिव स्लोप एंड पॉजिटिव y इंटरसेप्ट। तो इस केस में ये बी ऑप्शन बेस्ट आंसर है। ठीक है, तो छोटी छोटी मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, लिख लिख के करोगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, हवा में करने के एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलेंगे। आता हुआ क्वेश्चन गड़बड़ कर दोगे वरना। ऑल राइट, चलो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन बताओ। सी। हाँ, करेक्ट आंसर। ये हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है।
ई सेल इंटेंसिव होता है, वेयर डेल्टा जी एक्सटेंसिव होता है। ठीक है, इंटेंसिव मतलब कैसा हो जाता है? इंटेंसिव मतलब इट इज नॉन एडिटिव। ठीक है, ऐसा भी बोल देते हैं, नॉन एडिटिव। एंड एक्सटेंसिव मतलब एडिटिव। ठीक है, ऑलराइट, ये फोर्थ वाला बताओ। एक्चुअली ये फोर्थ वाला मतलब ये थोड़ा सा फिजिक्स से रिलेटेड है। ये मैंने एक बार एक मिनट दो, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये एक्चुअली आप फिजिक्स में, अभी आपने फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ लिया है क्या? नहीं सर। अच्छा, तो ठीक है, ये बाद में आता है थोड़ा। तो ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में थोड़ा सा अंतर होता है। ठीक है, हम लोग जब कॉमन लैंग्वेज में सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को, तब हम कोई अंतर नहीं देखते। हम लोग तो सीधे सीधे क्या कर देते हैं, सेल पोटेंशियल, सेल ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस, सेल वोल्टेज सब सेम ही जैसे सुनाई देते हैं, सबको एक ही तरह यूज कर लेते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। पर इनमें थोड़ा सा एक अंतर होता है। ईएमएफ इज द पोटेंशियल डिफरेंस जब कोई करंट नहीं होता है सर्किट में। ठीक है, एंड पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग यूज करते हैं जब इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो पोटेंशियल रहेगा उसका डिफरेंस रहेगा जब सेल ऑपरेट कर रहा होगा, जब करंट चल रहा होगा। ठीक है, तो अगर कोई करंट नहीं है तो उस केस में हम लोग सेल ईएमएफ यूज करते हैं फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, ये आपको आई थिंक पहले से नहीं पता होगा, इसलिए मैंने अभी आपको ये बताया। इसकी डिटेल्स एक्चुअली फिजिक्स में डिस्कस करी जाती है। अच्छा, फिफ्थ क्वेश्चन बताओ चलो। बी। नहीं, ऐसा करो आप लोग मुझे ना चैट पे अपने आंसर लिख के दो। ठीक है, क्योंकि बाकी लोग फिर सोचते हैं ना, तो उनको पता नहीं पड़ता। मतलब उनके लिए फिर वैसा हो जाता है कि पता पड़ गया है तो उनको सोचने का मौका देते हैं। आप लोग मुझे चैट पे आंसर लिख के दो। और मैंने अभी जो चैट है वो प्राइवेट कर रखी है, मतलब आप सिर्फ मुझे देख पाओगे, बाकी लोग नहीं देख पाएंगे। और फिर मैं आपको बता दूंगा आंसर सही है कि गलत है। वैसे आप लोगों ने नई एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पढ़ा क्या? देखा है थोड़ा सा, देखा, न्यूज में देखा सर, पता न्यूज़ नहीं। में देखा। चलो अच्छा है, वैसे नई चीज़ें हो रही हैं, अब नए तरीके से चीज़ें बढ़ेंगी। अच्छा है, बहुत ज़रूरत था अपने देश में दैट लोगों को, बच्चों को चॉइस मिले, उनको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है।
नहीं नहीं ओमकार, इसमें देखो ना, आपको इन विच इज द नॉट करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, नॉट करेक्ट। नहीं ताकसम, इसमें देखो फिफ्थ का करेक्ट आंसर होगा डी। मतलब जैसे रिडॉक्स रिएक्शन में जो इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है, एज इन सॉरी हाफ सेल के अंदर इनर्ट इलेक्ट्रोड जो होता है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, करेक्ट है। वो सरफेस प्रोवाइड करेगा जहां पर ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन रिएक्शन होगा, ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा। इलेक्ट्रोड पर हाफ रिएक्शन होता है ना, फुल रिएक्शन थोड़ा ना होता है इलेक्ट्रोड पर, हाफ सेल में रहता है इलेक्ट्रोड, तो ऑक्सीडेशन हाफ होगा या रिडक्शन हाफ होगा। एंड हाँ डेफिनेटली इट हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये तो उसका है ही सही पर्पस। तो इसमें डी गड़बड़ हो गया, दैट इज व्हाट इज द करेक्ट आंसर इज। ठीक है, चलो सिक्स्थ सेवेंथ और एट्थ बताओ। 6 का सी। सिक्स्थ का सी करेक्ट है, बट चैट पे बोलो ना, अभी जैसे तुम आंसर दे देते हो तो फिर बाकी लोगों को मौका ही नहीं मिला सॉल्व करने का। ओके सर। सूरज कौन से क्वेश्चन का आंसर दिया आपने? सेवेंथ वाले में तो वापस से नॉट करेक्ट पूछा है। ठीक है, बीच में किसी क्वेश्चन में डाउट हो आप लोगों को तो मुझसे पूछ लेना रोक के, ऐसा नहीं कि बस चलते जा रहे हैं आगे। जैसे सिक्स्थ क्वेश्चन में अपन ने इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में डिस्कशन किया था ना। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कैसा होता था, अपने को करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जाना होता था, तो इतना एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ता था कि वो सेल के पोटेंशियल को ओवरकम कर ले। तो ई एक्सटर्नल हैड टू बी ग्रेटर देन ई सेल। सेवेंथ वाले का आंसर तो सेवेंथ वाला ही अपन ने थ्योरी में पढ़ा हुआ है। हाँ ओमकार, आपका आंसर करेक्ट है।
सो इसमें भी कैसा होगा, पहला वाला गड़बड़ होगा। क्यों? क्योंकि ये मैंने आपको बताया था, अगर हम डिफरेंट डिफरेंट साइज का आयन लेते हैं तो उसका कंडक्टिविटी डिफरेंट डिफरेंट आ रहा था। ये रिलेटिव ऑर्डर ऑफ आयोनिक कंडक्टिविटी हमने पढ़ा था। क्यों? क्योंकि इसमें एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन और उससे साइज ऑफ एक्वस आयन अलग अलग आ जाता था। देन विस्कोसिटी पे भी डिपेंड करता था। मतलब सो व्हाट आई मीन टू से इज कि पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है, मतलब आंसर नहीं होगा। दैट कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ आयंस। फिर कंडक्टिविटी मैंने बताया था विस्कोसिटी पे भी डिपेंड करता था। विस्कोसिटी मैंने आपको बताया था, जैसे हनी लेस विस्कस है, सॉरी वाटर लेस विस्कस है, हनी ज़्यादा विस्कस है ना। टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता था। टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता था कंडक्टिविटी? टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बढ़ जाता था, ठीक है। एंड कंडक्टिविटी सॉल्वेशन पे भी डिपेंड करता था। तो डज नॉट वाला पार्ट गड़बड़ हो गया। इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द सॉल्वेशन ऑफ आयंस। आयंस के एक्वस आयन का साइज कितना होगा वो सॉल्वेशन पे डिपेंड करेगा। तो इसमें सेवेंथ का आंसर सी रहेगा। अच्छा, यहाँ पर अब नोटिस करना क्वेश्चन 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। इनफैक्ट ऐसा करते हैं, मैं 8 को भी नीचे खींच के ले आता हूँ, थोड़ा सा आइडिया दो। तो ये 8 को मैं थोड़ा सा नीचे खींच के ले आया। 8, 9, 10, 11 और इवन 12th क्वेश्चन भी, ये सब इसी डेटा के ऊपर बेस्ड है। तो आप लोग एक साथ मुझे इनको समझने की, समझाने की कोशिश करो। इन 4-5 सवाल का आंसर एक साथ दो। 12वां वाला मैं आपको दिखा दूंगा बाद में। पहले आप इतना डेटा का मुझे आंसर अच्छे से दो। 8, 9, 10, 11, 4 क्वेश्चन का तो देखो अच्छे से दो। एंड ओमकार ने वैसे मुझे 8वें क्वेश्चन का आंसर दे दिया है, बट ओमकार आपका आंसर गलत है, ठीक है। और मतलब आपने सही सोचा है, लेकिन थोड़ा सा आपने एक एक छोटी सी चीज गड़बड़ कर दी है। आप लोग सोचो, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे करना रहेगा।
ऑलराइट, क्या क्या आंसर दिया आप लोगों ने? सेवेंथ, एट्थ, सेवेंथ का ओमकार गलत है, बट एट्थ का आपका सही है। नहीं, सूरज सेवेंथ का तो सही नहीं है। नाइन्थ का, अच्छा नहीं सॉरी, सेवेंथ क्यों बोल रहा हूँ मैं, एट्थ और सेवेंथ तो हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया ना, सेवेंथ तो छोड़ दो। हम लोग एट्थ के बारे में बात कर रहे थे। एट्थ में, हाँ एट्थ में ओमकार आपने एट्थ और नाइन दोनों सही दिए हैं अभी। हाँ, ताक्सन एट्थ का आपने गड़बड़ कर दिया। देखो मैं लिख के दिखाता हूँ, आपको लिख के दिखाऊंगा, शायद थोड़ा आपको फिर याद आएगा। ये जो MnO4 माइनस है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर ये Mn+2 बनाता है, और इनका SRP आपको दिया हुआ है कितना, 1.51 वोल्ट। ठीक है, फिर इसके नीचे क्लोरीन का दिखा रहा है, क्लोरीन +2 इलेक्ट्रॉन इज गिविंग क्लोरीन माइनस, ये दिया हुआ है 1.36 वोल्ट। फिर ये क्रोमेट आयन का है, Cr2O7 माइनस, इसमें एक्चुअली 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये आपको क्रोमियम 3+ बना के देगा, 1.33 वोल्ट। एंड लास्ट में क्रोमियम 3++3 इलेक्ट्रॉन इज गिविंग क्रोमियम, और ये -0.74 वोल्ट हो गया। ठीक है, ये ऐसे जैसे हम लोगों ने टेबल पढ़ी हुई है वैसे मैंने इनको अरेंज कर दिया। अब अगर आपको याद हो, ठीक है, तो ये वाले जो साइड के स्पीशीज होंगे, ठीक है, ये क्या होते हैं, दीज आर रिड्यूसिंग एजेंट्स। ठीक है, एंड जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इंक्रीजेस। SRP जिसका कम होता जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट बढ़ जाता है। तो इसमें मेरा करेक्ट आंसर क्रोमियम होगा, क्रोमियम 3+ नहीं। ठीक है, ये जो रहते हैं, ये वाली स्पीशीज, इनका खुद का क्या हो रहा है, इनका खुद का रिडक्शन हो रहा है। इनका खुद का रिडक्शन हो रहा है, मतलब ये सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर रहे होंगे ना, तो ये क्या होंगे, दीज विल बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। एंड इसमें हमने पढ़ा था जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बढ़ता है। स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इंक्रीजेस जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं। तो इसमें फिर मैं आंसर करूंगा अगर, तो मेरा आंसर होगा, यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा है तो मेरा आंसर होगा MnO4 माइनस। याद आया अभी? कंफ्यूजन क्लियर हुआ ताक्सन? यस सर। अभी फिर मुझे 10th 11th और 12th का आंसर दो। अरे सॉरी, चलो 10th और 11th का पहले दो। ओमकार दोबारा देखो। प्रतीक कुछ आंसर नहीं दे रहे तुम?
क्या हुआ, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सफीरा, आपका आंसर करेक्ट है। गुड। तकसिन का भी करेक्ट है। राइट सुधाकर, तो यहाँ पर आप लोगों को सबको क्लियर हो गया अभी। 10th का तो सेकंड आंसर रहेगा। दिख रहा है यहाँ पर ये सब रिड्यूसिंग एजेंट्स है, और इसमें जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे आपका स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में मान लो मैं ऑक्सीडाइजिंग पावर का पूछ लेता तो क्या आंसर रहता? फिर सी ऑप्शन रहता। ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स रहते जिसमें Cr3+ सबसे वीक रहता, और जैसे जैसे ऊपर जाते तो ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ जाती। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका, नीचे वाला नहीं, ऊपर वाला, ये वाला आपका ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑप्शन रहता। ठीक है, चलो 11th आंसर कर दो इसके बेसिस पर। हाँ रंजीत, नहीं सफीरा, एक बार यहाँ पे देखो क्या बोला है यहाँ पर, रिड्यूस्ड फॉर्म, है ना? तो एक्चुअली यहाँ पर आप नोटिस करोगे तो ये जो है राइट हैंड साइड लिखे हुए हैं ये रिड्यूस्ड फॉर्म है ना, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है इनका। और ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है। तो रिड्यूस्ड फॉर्म में कंपैरिजन होगा तो ये राइट हैंड साइड वाले सारे कंपेयर होंगे, और इसमें, ठीक है, ऑप्शन में भी ये चारों ही दे रखे हैं। अब इसमें सबसे स्टेबल कौन सा होगा? जो सबसे पुअर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, कि Mn2+ स्टेबल है ना, तो वो बोल रहा है कि भाई मेरे को किसी को रिड्यूस नहीं करना, मेरे को रिएक्ट करने का ही नहीं है, मेरे को चुपचाप बैठने दो सोल्यूशन में। ठीक है, वही क्रोमियम है तो क्रोमियम को तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करना है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करना है उसको, तो कि भाई मतलब लो मुझसे इलेक्ट्रॉन फटाफट। राइट, सो उससे आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर मोस्ट स्टेबल विल बी Mn2+। ठीक है, इट हैज द लीस्ट रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ। उसको जाने का ही नहीं है, बोले ठीक है ना, चिल मारो, पानी में बैठे हैं। चलो ऐसे ही 12th वाला सोचो।
हाँ, 12th वाले में भी मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडाइज स्पीशीज का पूछा जा रहा है, राइट। सो ओमकार आपका आंसर करेक्ट है, बाकी लोग भी दो। हाँ ताक्सन सही है। सो यहाँ पर क्रोमियम 3+ मोस्ट स्टेबल हो जाएगा, राइट। इसका लीस्ट ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ रहेगा, तो ये तो खुश है यहाँ, ठीक है। क्रोमियम 3+ आयन के फॉर्म में रहने देते हैं अपने आप को, ठीक है। वहीं पर लीस्ट स्टेबल क्या होगा, MnO4-। MnO4- विल बी अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको रहेगा कि भाई फटाफट फटाफट कोई ले ले मेरे से, कोई मुझे इलेक्ट्रॉन दे दे एक्चुअली, ठीक है। गुड। सो ये रिएक्टिविटी सीरीज वाले जो क्वेश्चन रहते हैं ना, इनमें थोड़ा सा संभल के चलना पड़ता है, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन होते हैं बट केयरफुली जाना पड़ता है, ठीक है। ऐसे रैंडमली हम लोग नहीं जा सकते, तो इसमें कई बार ऐसा होता है कि केयरलेस मिस्टेक्स हो जाती हैं। रिवीजन करते रहना पड़ता है। चलो अच्छा है। 13th 14th ट्राई करो। ये 15th वाला रहने दो, 15th वाला मैं आपको आज बताऊंगा। 13th 14th ट्राई करो। क्या रहेगा 13th का आंसर? 6 farad. नहीं, हाँ, ना ही ताक्सिन का सही है ना ही ओमकार का सही है। क्या कर रहे हो, जल्दबाजी में मत जाओ। आपसे 1 मोल अल्यूमिनियम बोला है,
1 मोल सॉल्ट थोड़ा ना 1 मोल Al2O3 थोड़ा ना बोला है. Equivalent of aluminium will be equal to charge in farad. Equivalent of aluminium क्या होगा? Moles of aluminium into n factor of किसका? aluminium का, salt का थोड़ी ना. तो 1 मोल aluminium और aluminium का n factor कितना होगा? 3. समझ में आया? अगर इसी क्वेश्चन में मैं आपसे पूछता कि कितना 1 मोल O2 के लिए, ठीक है, 1 मोल ऑक्सीजन गैस के लिए कितना चार्ज लगेगा लिबरेट करने के लिए, तो क्या आपका आंसर रहता? 1 मोल ऑक्सीजन गैस, व्हाट विल बी द चार्ज इन फैरेड? तो आप क्या आंसर देते मुझे बताओ. थर्टींथ क्वेश्चन में ही तो इसमें आप बोलते ना, सेम लॉजिक लगाते, इक्विवेलेंट 6 ऑफ. फैराडे. नहीं, क्या कर रहे हो भाई? मोल्स ऑफ O2 इंटू एन फैक्टर ऑफ O2. O2 का एन फैक्टर कितना आएगा इधर? 4. 4. राइट, समझ में आ रहा है? अगर मैं आपको ये बोलता कि मुझे 1 मोल Al2O3, ठीक है, 1 मोल Al2O3 का मुझे लेट्स से डिकम्पोजिशन करना है, तो फिर आप Al2O3 का इन फैक्टर यूज करते ना 6. यहाँ पर तो अलग अलग से एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन का मैंने पूछा है. ठीक है, तो ध्यान देना लैंग्वेज पे, आते हुए सवाल गलत नहीं करना है. चलो 14th का बताओ.
14th का आंसर क्या आया? क्या आया? सेल कांस्टेंट 14th में रिमेन कांस्टेंट रहेगा ना। सेल कांस्टेंट तो क्या होता है? एल अपॉन ए। ये तो लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है, बाकी सब पे तो डिपेंड ही नहीं करेगा। इसमें कहाँ इतना सोच रहे हो? चलो 16 17 बताओ। 15th का मैं बताऊंगा बाद में। 16 17 का क्या रहेगा? सर 14 में डाउट है। 14 में बोलो। सर अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घट जाएगा ना? हाँ बट वो क्यों होगा? क्योंकि कापा चेंज होगा। ये जो है ना R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, तो टेम्परेचर चेंज करने पर ये चेंज हो जाएगा, उसकी वजह से रेजिस्टेंस चेंज होगा। ये जो है ये तो कांस्टेंट ही रहेगा एल बाई। ओके सर।
बताओ 16th का आंसर किस किसने दे दिया? हाँ, ताक्सन, ओमकार, राइट। कोलरुश लॉ लगाया। NH4Cl में से NH4, नहीं अरे क्या कर दिया तुम लोगों ने, एक मिनट। हाँ, NH4Cl में से Cl, NH4Cl प्लस NaOH में NaCl हटा दिया तो बचा NH4OH, राइट। सेकंड वाला आंसर करेक्ट रहेगा, एकदम सही। 17 का बताओ। एनोड पर किस किस के बीच में कंपटीशन होगा? क्लोराइड आयन वर्सेस वाटर, कौन जीतेगा? ये अपन ने एक्सेप्शन याद किया था ना। इसमें एक्चुअली जीतना तो वाटर को चाहिए था टेक्निकली, बट जीतता क्लोराइड है, राइट। दिस वाज द एक्सेप्शन ड्यू टू ओवर वोल्टेज। ठीक है, चलो इतने क्वेश्चंस काफी है आई थिंक, प्रैक्टिस के हिसाब से। अब हम लोग बाकी क्वेश्चंस को बाद में देखेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस से हटते हैं और नोट्स की तरफ जाते हैं। ठीक है, हम लोग अरे इसको बोल देते हैं एग्जाम्पलर क्वेश्चंस। आज का लेक्चर यहाँ से बिगिन करते हैं। लेक्चर मतलब जो भी अपना थोड़ा बहुत डिस्कशन बाकी था। अच्छा, अब यहाँ पे नोटिस करना, वैसे तो अपना चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, थोड़े बहुत इक्के दुक्के टॉपिक्स जो बचे हैं वो मैं आप लोगों के साथ में कवर कर देता हूँ। तो एक टॉपिक है कमर्शियल सेल्स का। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से ऑब्जर्व करना। अभी तक क्या मैंने आपको कोई सेल याद रखने के लिए बोला हुआ है कि ये सेल है, इसको आप याद रखो, एनोड पे क्या होगा, कैथोड पे क्या होगा, क्या रिएक्शंस होंगी, ओवरऑल रिएक्शन क्या होंगी? ऐसा कोई एग्जांपल याद आ रहा है मैंने आपको बोला हो याद रखने के लिए? नहीं याद आ रहा कुछ भी? सम सेल्स टू रिमेंबर, इसमें मैंने आपको एक तो डैनियल सेल बताया हुआ है, ठीक है, और एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बताया हुआ है। ठीक है, ये तो फुल सेल है, ठीक है। एक ये हाफ सेल है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये आपको याद है कि नहीं याद है? डैनियल सेल क्या होता है मैंने बताया था। जिसमें जेडियन और सीयू इलेक्ट्रोड होते हाँ, जिंक, जिंक 2+ आयन के अंदर, और कॉपर, कॉपर 2+ आयन के अंदर। ठीक है, नहीं याद आ रहा तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये मैंने लिखवाया था ऐसा। जिंक सॉलिड, जिंक 2+ एक्वस, फिर सॉल्ट ब्रिज था, फिर कॉपर एंड कॉपर इलेक्ट्रोड उसमें डूबा हुआ था। ठीक है, SHE में कैसा था? प्लैटिनम इलेक्ट्रोड था, H2 गैस था, ठीक है, और H+ एक्वस था, है ना? या फिर उल्टे तरीके से लिख दो, ये मैंने एज एनोड लिख दिया, आप एज कैथोड भी लिख दो, है ना?
अच्छा, फिर एक और मैं आपसे अभी रिक्वेस्ट करूंगा याद करने के लिए, यहाँ पर ऑब्जर्व करना। ठीक है, एक और सेल और हाफ सेल एक्चुअली, SCE। ठीक है, ये भी एक हाफ सेल है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड कैलोमल इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये स्टैंडर्ड कैलोमल इलेक्ट्रोड एक्चुअली मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड है। मर्करी मेटल रहेगा, ठीक है, और उसका इनसॉल्युबल सॉल्ट Hg2Cl2। ठीक है, और ये किसके अंदर डिप करेंगे? सॉल्ट के अनायन के अंदर। ठीक है, सो इट्स अ मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड। चाहिए तो मैं इसको एक्चुअली ऐसा करते हैं, मैं इसको अलग से लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको प्रॉपर अलग से देखने को मिले ये। ठीक है, यहाँ पर नोटिस करना, ये कमर्शियल सेल्स में इसके आगे से शुरू करता हूँ। इसको मैं आपको हाईलाइट करके देता हूँ। इम्पॉर्टेंट सेल्स टू रिमेंबर। ठीक है, इसमें पहला, दूसरा और ये तीसरा। पहला मैंने आपको बताया डैनियल सेल एंड SHE। अच्छा, इसमें एक और चीज मैंने जो आपको बताई थी, वैसे तो आप याद नहीं रखोगे तो चलेगा। E0 सेल कितना था? 1.1 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पर E0 SRP या फिर E0 SOP वॉज 0। ठीक है, राइट, ये हाफ सेल था। ठीक है, E0 ये मेरा SOP वाला हो गया, क्योंकि ऑक्सीडेशन दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पर, और यहाँ पे रिडक्शन दिखा रहा हूँ, ये भी 0 हो जाता है। ठीक है, फिर जो मैं अभी बात कर रहा हूँ उसको बोलते हैं हम लोग स्टैंडर्ड कैलोमल इलेक्ट्रोड, SCE। ठीक है, ये भी आपके लिए हाफ सेल ही है, और ये मेटल मेटल इंसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड की तरह है। दिस इज मेटल मेटल insoluble salt इलेक्ट्रोड। ठीक है, इसमें मेटल रहेगा मरकरी, और उसका insoluble सॉल्ट क्या रहेगा? Hg2Cl2। ठीक है, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मेटल रहेगा मरकरी और उसका insoluble सॉल्ट रहेगा Hg2Cl2। ठीक है, मर्क्यूरस क्लोराइड। अब यही चीज आप नोटिस करोगे अगर एनोड की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसका रिएक्शन क्या होगा? यहाँ पर नोटिस करना, 2Hg liquid plus 2Cl minus aqueous is giving Hg2Cl2 solid
प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये ऐसे 0 से +1 में जा रहा होगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये अगर एनोड की तरह बिहेव कर रहा है। कैथोड की तरह बिहेव करेगा तो इसका रिएक्शन में कैसे लिखूंगा? इसका ऑपोजिट, Hg2Cl2 plus 2 electron is giving 2Hg liquid plus 2Cl minus aqueous। ठीक है, इसका SRP होता है, ठीक है, इसका SRP का वैल्यू रुको बुकलेट में देख के बताता हूँ, याद रहना चाहिए। कुछ 0.2 समथिंग होता था। एक मिनट, मैं देख के बताता हूँ। कहाँ हो गया? 0.24। सो इसका SRP 0.24 वोल्ट होगा एंड वही SOP -0.24 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये भी एक सेल आप ध्यान रखना। ठीक है, ओके। अच्छा, इसके अलावा भी देर आर सम सेल्स जो कि कमर्शियल सेल्स होते हैं। ठीक है, जैसे आपके रिमोट के बैटरी के अंदर जो सेल लगता है, या आपकी घड़ी के अंदर जो सेल लगता है, या आपकी कार की जो बैटरी होती है, ठीक है, कार मोटरसाइकिल में। तो ये कुछ कॉमन ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कि डे टू डे लाइफ में हमारे सामने आते हैं, जो कि एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं। ठीक है, दीज आर प्राइमरीली फ्रॉम एनसीईआरटी, जिनसे हमें कई बार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और हमें याद रखने होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखा था ना अपन ने, एग्जाम्पलर में क्वेश्चन देखा, ये किसके ऊपर है? लेड स्टोरेज बैटरी के ऊपर। ठीक है, अब लेड स्टोरेज बैटरी क्या होता है? लेड स्टोरेज बैटरी ये आपकी कार में या मोटरसाइकिल में यूज होता है। क्या होता है, कैसा होता है, मैं बताता हूँ, यहाँ पर नोटिस करना। तो ये जो कमर्शियल सेल्स हैं, इनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी में और सेकेंडरी में अंतर ये होता है कि ये वाले नॉन रिचार्जेबल होते हैं। ठीक है, रिचार्ज नहीं होंगे ये। सेकेंडरी रिचार्जेबल हो जाते हैं, मतलब ये गैल्वेनिक सेल एज वेल एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दोनों की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, जब डिस्चार्जिंग हो रही होगी, डिस्चार्जिंग के टाइम कैसे बिहेव करेंगे ये? गैल्वेनिक सेल के जैसे। और जब इनकी चार्जिंग हो रही होगी तो ये किसकी तरह बिहेव करेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह। ठीक है, एंड जो प्राइमरी सेल होते हैं, जैसे आपके रिमोट की बैटरी है, तो उसमें क्या होता है, बस डिस्चार्जिंग ही होती है। ठीक है, तो वो सिर्फ गैल्वेनिक सेल की तरह ही बिहेव कर पाएगा। ठीक है, उसमें चार्जिंग नहीं हो पा रही है, उसका जो डिज़ाइन है वो कुछ ऐसा है कि नहीं हो पा रहा होगा। ठीक है, हो सकता है कि उसमें ऐसा होता होगा कि कोई गैस निकल जा रही होगी, और गैस निकल जा रही है तो वो तो एस्केप कर गई, तो अब मैं उल्टा कैसे कर रहा हूँ रिएक्शन को, ये भी एक कारण हो सकता है। या और भी कुछ डिज़ाइन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि बैटरी को हम लोग रिचार्ज नहीं करा पा रहे। ठीक है, तो अब इसमें दो दो एग्जाम्पल्स हैं, दोनों में, प्राइमरी में दो एग्जाम्पल है, सेकेंडरी में दो एग्जाम्पल है, जो कि आपको याद रखना है। 2 एग्जाम्पल्स ईच, इनमें जो आपको ध्यान में रखना है,
एक तो एग्जांपल रहेगा आपका जो पेंसिल सेल रहता है, ठीक है, जो आप ऐसे रिमोट एटसेट्रा में यूज़ करते हो, बहुत जगह यूज़ करते हो। और एक छोटा वाला सेल होता है ना, बटन सेल बोलते हैं जिसको अपन कॉमनली किधर यूज़ करते हैं, आप अपनी रिस्ट वॉच में यूज़ करते हो, देखा है आपने वो छोटू सा सेल? उन दोनों के बारे में बात करेंगे। और इसमें एक तो ये कार बैटरी में काम आने वाला रहेगा, और दूसरा वाला कहाँ पे आता है? दूसरा वाले का नाम था, क्या था, लेक्लांच था, क्या था? रुको एक मिनट। निकल कैडमियम बैटरी कहाँ पे काम आती है? जरा गूगल करना एक बार। निकल कैडमियम बैटरी कहाँ काम आती है? मुझे भी ऐसे याद नहीं आ रहा। हम्म ठीक है, कोई नहीं, आप डिटेल्स तो ऑब्जर्व करो। तो यहाँ पर नाम देखना, जो ये पेंसिल सेल होता है, ये पहला वाला आपका ड्राई सेल बोलते हैं उसको, ड्राई सेल या फिर लेक्लांच सेल, ठीक है, ड्राई सेल या फिर लेक्लांच सेल। इसके अंदर कैसा होता है? जिंक एनोड होता है एंड कार्बन रॉड पे कैथोड रहता है, ठीक है। यहाँ पर जिंक का एक्चुअली ऐसा कैप रहता है, ठीक है, और कैथोड पर कार्बन रॉड रहता है। और रिएक्शन, ये MnO2 का पेस्ट होता है एक, ठीक है, MnO2 का पेस्ट होता है, जो कि अमोनियम आयन के साथ मिलकर ये रिएक्शन शो करता है, ठीक है। तो ये आपका पेंसिल सेल हो गया। दूसरा आपका ये बटन सेल होता है, इसको हम लोग मरकरी सेल बोलते हैं, ठीक है। इसमें एनोड कैथोड पे क्या होता है? एनोड पर ऐसे जिंक अमलगम, अमलगम क्या होता है? मरकरी के साथ में जिंक को मिक्स कर दिया, तो उसको हम अमलगम बोलते हैं। ये एनोड पे रहता है, और कैथोड पर अगेन ये HgO का पेस्ट एंड कार्बन इलेक्ट्रोड रहता है, इनर्ट इलेक्ट्रोड रहता है कार्बन का, जैसे ऊपर था, ठीक है। एंड ये इनके रिएक्शन रहता है, ठीक है। अब इसमें ये तो क्या एग्जांपल हो गए आपके प्राइमरी सेल के, ठीक है। सेकेंडरी सेल में ये लेड स्टोरेज बैटरी है, एंड इनफैक्ट ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं बोलूँगा आपको। अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं, मेरे को रट्टा नहीं मारा जा रहा, मेरे को याद नहीं करा जा रहा, ये बैटरी एंड ऑल, ये तीन आपने जो ऊपर बता दिए ये तो फिर भी ठीक है, ये समझ में आ गए मुझे, डैनियल सेल, SHE, SCE, ये इतना फिर भी मैंने समझ लिया। ये कमर्शियल सेल्स मेरे से ना नहीं हो पा रहे सारे के सारे, तो मेरा उसमें आपको इतना एडवाइस रहेगा कि ये लेड स्टोरेज बैटरी को ज़रूर अच्छे से पढ़ लेना। मतलब ये लेड स्टोरेज बैटरी तो सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये लेड स्टोरेज बैटरी में देखना कैसा कंस्ट्रक्शन है। एक जगह पर पीबी रॉड है, ठीक है, जो पीबी सल्फेट सोल्यूशन के अंदर डिप करी हुई है, ठीक है। और एक जगह पर पीबी रॉड मिक्स्ड विद PbO2 है, ठीक है।
जो कि अगेन यहाँ पर सल्फेट आयन के सोल्यूशन के अंदर रखा हुआ है। ये सल्फेट आयन कहाँ से आ रहे हैं? सल्फ्यूरिक एसिड से। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड इसमें इलेक्ट्रोलाइट की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, एक तरफ लेड एनोड है, ठीक है, और एक तरफ लेड पैक्ड विद लेड ऑक्साइड, ये दूसरा इलेक्ट्रोड है। ठीक है, अब एनोड कैथोड तो कैसा है, ये डिपेंड करता है कहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है। तो ये बोल रहा है बैटरी जब यूज हो रही है, ठीक है, यानी कि ये डिस्चार्जिंग के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, बैटरी जब यूज हो रही है, डिस्चार्जिंग के टाइम पर, तब ये जो पीबी रॉड है ये एनोड की तरह बिहेव कर रहा है, और PbO2 वाला रॉड जो है वो कैथोड की तरह बिहेव कर रहा है। एंड इनके रिएक्शन आप ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखेगा एनोड पर Pb 0 से +2 में जा रहा है, एंड कैथोड पर Pb +4 से +2 में जा रहा है। ठीक है, ये रिएक्शन आप ध्यान रखना। और जब चार्जिंग हो रही होगी तो यही रिएक्शंस को रिवर्स कर देने का है। ठीक है, जब चार्जिंग हो रही हो। ठीक है, अरे सॉरी, एक मिनट। हम्म, ठीक है, तो इसी को मैंने यहाँ पर भी ऐसे फटाफट फटाफट लिख दिया कि डिस्चार्जिंग में देखो क्या हो रहा होगा। पीबी रॉड पर पीबी से PbSO4 बन रहा होगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रहा है इसलिए हम इसको एनोड बोल रहे हैं। और डिस्चार्जिंग में PbPbO2 रॉड पर PbO2 से PbSO4 बन रहा होगा। तो इसमें रिडक्शन हो रहा है, कैथोड हो रहा होगा, कैथोड बोलेंगे इसको। ठीक है, एंड चार्जिंग में इसका ऑपोजिट रिएक्शन होगा। ठीक है, एंड सल्फ्यूरिक एसिड इसमें यूज करते हैं एज इलेक्ट्रोलाइट। ये समझ में आया इतना आपको? ठीक है, लेड स्टोरेज बैटरी आप ध्यान रख लो, बाकी भले ही ना याद रहे, ये ड्राई सेल, मर्करी सेल, निकल कैडमियम बैटरी, ये सब ना भी याद रहे तो चलेगा, लेकिन लेड स्टोरेज बैटरी आप पक्के से ध्यान रख लो, इस पे ज्यादा चांस होते हैं क्वेश्चन बनने के। ठीक है, अभी लिखने का टाइम नहीं दिया मैंने आपको, आप इससे कॉपी कर लेना, जब मैं आपको ये PDF भेज दूंगा तो उसमें से आप कॉपी कर लोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेड स्टोरेज बैटरी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना। और ये जो ऊपर के 3 मैंने लिखा है, ये तो आपको खैर अभी क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त याद आ ही जाएंगे, याद रहेंगे इसे। ठीक है, इज दिस क्लियर? कुछ डाउट है इसमें, कुछ पूछना है? समझ में आया किस चीज के ऊपर फोकस करना है सबसे ज्यादा? ये लेड स्टोरेज बैटरी के ऊपर फोकस करना, याद रखने के हिसाब से। सर वो हाँ लीड स्टोरेज बैटरी है ना, हाँ जो इसमें एनोड और कैथोड पर जो रिएक्शन है वो रिएक्शन फिक्स है क्या? हाँ हाँ, फिक्स है। ये जब डिस्चार्जिंग हो रही है तब एनोड कैथोड पर ये रिएक्शन होगी, और जब चार्जिंग होगी तो यही रिएक्शन पलटी हो जाएंगी, उल्टा हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आप याद रख लेना, क्योंकि अभी कैसा एक कॉमन एग्जाम्पल है, NCERT वगैरह में भी दिया हुआ है, तो याद रखना चाहिए। क्वेश्चन भी बन चुके हैं इसके ऊपर पहले, आपके भी पेस के टेस्ट में, या फिर आप देखोगे JEE मेंस में इस पे क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो ये कुछ कमर्शियल सेल्स के एग्जांपल्स आप ध्यान रखना।
ठीक है, चाहिए तो मैं इनको अलग अलग लिख देता हूँ एक साथ नीचे लिखने की जगह। ये एक साथ बाद में प्रिंट आउट लेने में थोड़ा दिक्कत दिखेगा। इसको मैं अलग से नीचे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है बताए, ये प्राइमरी सेल्स थे, और ये जो बताया मैंने ये सेकेंडरी सेल बताया, लेड स्टोरेज बैटरी वाला। ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, अब एक पार्ट बचा है विच इज कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। ठीक है, ये भी एक टॉपिक बचा था जो मैंने आपको बोला था। तो यहां पर ऑब्जर्व करना कि ये होता क्या है और इसका हम लोग एक मीनिंग कैसे समझेंगे। टाइट्रेशन याद है आपको? टाइट्रेशन क्या होता था? व्हाट वाज टाइट्रेशन? एक आंसर देने की कोशिश करो, हिंदी में, इंग्लिश में, जिसमें भी आपको कंफर्टेबल है। एक बार मुझे किसी को आपको समझाना है कि टाइट्रेशन था क्या। नहीं याद किसी को भी? ऐसे कैसे बोल रहे हो यार? टाइट्रेशन, टाइट्रेशन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है अपन ने? सक्सेन, पढ़ा है। क्या पढ़ा है टाइट्रेशन में? टाइट्रेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? क्यों करते हैं हम लोग टाइट्रेशन? मिक्स करना। या आप लोगों ने देखा होगा ना, टाइट्रेशन is a lab technique to determine concentration of one solution using another standard solution and an indicator। ये होता है ना टाइट्रेशन का मेन मतलब, कि आपके पास मान लो यहाँ पर एक कोई एसिड सॉल्यूशन रखा हुआ है। ठीक है, राइट। इस एसिड सॉल्यूशन का वॉल्यूम आपको पता है, ठीक है, पर इसका कॉन्सेंट्रेशन आपको पता नहीं है। तो आप क्या करोगे, इसके अंदर एक स्टैंडर्ड बेस सॉल्यूशन डालोगे। ठीक है, स्टैंडर्ड है तो मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन तो आपको पता होगा। ठीक है, और आप इसको डालोगे कब तक? ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते जाओगे
कब तक? टिल इंडिकेटर शोज कलर चेंज, है ना। जब इंडिकेटर कलर चेंज शो कर देगा तब आप वॉल्यूम नोट कर लोगे, है ना। और फिर आप बोलोगे कि ये कलर चेंज कब हुआ था, ठीक है। फिर आप एनालिसिस करोगे। एनालिसिस में आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे द कलर चेंज अकर्ड कभी? एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, है ना। इंडिकेटर जो था वो ऐसा स्पेशल स्पीशीज है कि वो कलर चेंज जब ही शो कर रहा है जब रिएक्शन खत्म हो जाता है, ठीक है। तो द कलर चेंज अकर्स नियर द एंड ऑफ रिएक्शन। और फिर उस टाइम पर क्या बोलते हैं? एंड ऑफ रिएक्शन पे क्या बोलेंगे हम लोग? इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस, ठीक है। मान लो एसिड बेस दोनों ही मोनोप्रोटिक या मोनोबेसिक हैं, तो हम लोग कैसा बोलेंगे? C1V1 इज इक्वल टू C2V2, या फिर अगर कुछ n फैक्टर N1 N2 अलग है तो वो भी इंक्लूड कर लेंगे, है कि नहीं। और इससे फिर मुझे अननोन कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगी। याद आया? ये टाइट्रेशन होता था। यस ठीक है। तो अब यहां पर इस चैप्टर में हम लोग यही टाइट्रेशन का डिस्कशन करेंगे, पर इंस्टेड ऑफ अ कलर बेस्ड इंडिकेटर हम लोग कंडक्टेंस से बताएंगे कि एंड ऑफ रिएक्शन कब हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर नोटिस करना, जो कैच यहाँ पर आएगा बस वो इतना आएगा, ठीक है। सेम चीज होगी, ऑब्जेक्टिव सेम ही है हमारा, बस यहाँ पर ये चेंज जाएगा। इंस्टेड ऑफ कलर बेस्ड इंडिकेटर, ठीक है, इंस्टेड ऑफ कलर बेस्ड इंडिकेटर वी विल यूज conductance measurements to identify the end point of reaction, ठीक है। ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते जाएंगे, कंडक्टेंस मेजर करते जाएंगे, एंड फिर हमें वो कंडक्टेंस से ही पता पड़ जाएगा कि हाँ यहाँ पर एंड पॉइंट आ गया होगा, ठीक है। तो वो हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव रहेगा। अब नोटिस करना वो ऑब्जेक्टिव कैसे हम लोग फुलफिल करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूँ जिसमें हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन करेंगे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन है, और सिचुएशन कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पर एक बीकर रखा हुआ है, इसके अंदर HCl सोल्यूशन रखा हुआ है, और ऊपर से मैं से NaOH सोल्यूशन ऐड कर रहा हूँ, एंड इसको मैं ड्रॉप बाय ड्रॉप मैनर में ऐड करूँगा, ठीक है। यहाँ पर रिएक्शन क्या रहेगा? HCl aqueous plus NaOH aqueous is going to give me NaCl aqueous plus H2O liquid, ठीक है। क्योंकि ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो यहाँ पर आप नोटिस करना ये H प्लस एंड Cl माइनस के फॉर्म में प्रेजेंट होगा, ये Na प्लस एंड OH माइनस के फॉर्म में प्रेजेंट होगा, ये Na प्लस एंड Cl माइनस के फॉर्म में प्रेजेंट होगा, एंड ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। ये तो H2O एज इट इज H2O के फॉर्म में ही रहेगा, ठीक है। दिस विल
hardly dissociate into its ions. ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखना, यहाँ पर इमेजिन करना कि सिचुएशन कैसी हो रही है। ठीक है, इसको मैं आपको विजुअलाइज कराने की कोशिश करता हूँ। बिफोर एडिंग NaOH, ठीक है, बिफोर एडिंग NaOH, यहाँ पर सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या रखा हुआ है। सॉल्यूशन के अंदर H+ आयंस रखे हुए हैं, ठीक है, एंड Cl- आयंस रखे हुए हैं। ठीक है, बराबर बराबर अमाउंट में मान लो। ठीक है, ऐसे होमोजीनियसली फैले हुए हैं, ऐसा नहीं है कि एक यहाँ है एक वहाँ है। ठीक है, इस तरीके से ये आयंस फैले हुए हैं। ठीक है, अब जैसे ही इसमें, ठीक है, इसकी वजह से आप नोटिस करना, ठीक है, लेट मी ड्रॉ ग्राफ ऑफ कंडक्टेंस। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करूंगा मैं, कंडक्टेंस वर्सेस वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड। ठीक है, तो अभी NaOH मैंने कितना ऐड करा है, 0। ठीक है, कोई NaOH ऐड नहीं करा है, यानी कि यहाँ पर हूँ मैं, और उसमें कंडक्टेंस की कोई एक हाई वैल्यू रहेगी 0 NaOH के टाइम पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या रहेगा, सोल्यूशन के अंदर H+ एंड Cl- आयंस प्रेजेंट है, और उनकी वजह से एक हाई कंडक्टेंस है। H+ तो अच्छे खासे कंडक्टर होते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, अब इसमें मान लो मैं सम NaOH डाल देता हूँ। ठीक है, सो पहले NaOH नहीं था, अब मैंने कुछ NaOH ऐड कर दिया, तो क्या होगा, ये रिएक्शन होगा। ठीक है, रिएक्शन होने से क्या हो जाएगा, आप नोटिस करना, मान लो इसमें मैंने एक NaOH डाल दिया, तो वो एक NaOH क्या करेगा, Na+ सोल्यूशन में छोड़ देगा, और जो OH- है वो वाटर, वो H+ के साथ में कंबाइन होकर वाटर बना देगा। ठीक है, और फिर बाकी आयंस एज इट इज रखे हैं। ठीक है, तो इन दोनों सिचुएशन में आपको क्या अंतर दिखा, इसमें H+ got replaced by Na+, can you see that? है कि नहीं, ये समझ में आया कि नहीं आया? तो इससे क्या होगा, दिस इंप्लाइज कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, कब तक डिक्रीज होता रहेगा, ये कंडक्टेंस डिक्रीज, जैसे जैसे आप NaOH डालते जाओगे वैसे वैसे कंडक्टेंस डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, कब तक डिक्रीज होता रहेगा, ये आप समझ सकते हो, जब तक Na+ H+ को रिप्लेस करते रहेंगे। है कि नहीं? अब इसके बाद में क्या हो जाएगा, मान लो रिएक्शन पूरा हो जाता है, ठीक है, और उसके बाद भी मैं NaOH डाल रहा हूं। ठीक है, मोर एंड मोर NaOH एडेड। ठीक है, मान लो रिएक्शन खत्म होने के बाद भी मैं NaOH डाल रहा हूं, तो अब क्या हो जाएगा, ठीक है, सोल्यूशन में फ्री OH- आने लग जाएंगे। मतलब ये सारे जो सारे H+ जो है वो तो पहले Na+ से रिप्लेस हो गए। ठीक है, ये Na+, 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 है ना,
और Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस। ठीक है, ये एंड पॉइंट आ गया आपका। ठीक है, यहाँ पर आपका ये एंड पॉइंट आ गया, सारे H प्लस Na प्लस से रिप्लेस हो गए एंड यहाँ पे पानी और बनता जा रहा है बस साथ में। ठीक है, अब इसमें मैं और अगर NaOH डाल दूंगा तो क्या हो जाएगा? इफ आई ऐड मोर NaOH तो और Na प्लस एंड OH माइनस एक्स्ट्रा आने लग जाएंगे। ठीक है, मान लो यहाँ ऊपर से मैं और NaOH डालूंगा तो Na प्लस एंड OH माइनस और आने लग जाएंगे सोल्यूशन में। ठीक है, तो यहां पर आई कैन से, ध्यान से ऑब्जर्व करना, कंडक्टेंस ड्रॉप्स टिल एंड पॉइंट। फिर यहां पर क्या होगा? जो अब एक्स्ट्रा एडेड NaOH क्या करेगा? इंक्रीजेस कंडक्टेंस ड्यू टू मोर Na प्लस एंड OH माइनस आयंस। ठीक है, ये अब OH माइनस आयंस के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएंगे, ये तो फ्रीली पड़े रहेंगे सोल्यूशन में अब, क्योंकि H प्लस जितने थे वो खत्म हो गए। तो एंड पॉइंट के बाद में कंडक्टेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये पार्ट समझ में आया आपको? तो मैं क्या करूँगा, ये जो एंड पॉइंट मुझे आइडेंटिफाई करना था, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नोटिस करना, मैं एक्सपेरिमेंट करना शुरू करूँगा। ठीक है, और मैं कुछ NaOH डालूंगा, रीडिंग नोट करूँगा। ठीक है, फिर और NaOH डालूंगा और रीडिंग नोट करूँगा। ठीक है, और मुझे दिखेगा कि पहले घट रहा है तो फिर बढ़ रहा है, और फिर मैं उनको स्ट्रेट लाइन कनेक्ट करके जहाँ पे वो लाइंस मीट करेंगी वहां पर मैं बोल दूंगा कि ये भाई एंड पॉइंट था। इसमें मुझे कलर चेंज वगैरह की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं कंडक्टेंस के मेजरमेंट से एंड पॉइंट ढूंढ लूंगा। ठीक है, H प्लस और Na प्लस में Na प्लस की कंडक्टिविटी कम होती है ना, ये हमने लास्ट क्लास में कभी तो देखा था, याद हो तो। ये आप लोग यहाँ पे याद करोगे। ये देखो ना, मैंने दिखाया था कि H प्लस की जो एक्सेप्शनली हाई कंडक्टेंस होती है, तो अगर मैं H प्लस को Na प्लस से रिप्लेस कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है यहाँ पर? कंडक्टेंस कब हो रही है? कब तक कम होगी? जब तक एंड पॉइंट नहीं आ जाता। फिर एंड पॉइंट आने के बाद में क्या होगा? कंडक्टेंस फिर से बढ़ जाएगी, क्योंकि मेरा एक्स्ट्रा OH माइनस सोल्यूशन में आने लग जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया आप लोगों को कि कैसे हमें बिना कलर बेस इंडिकेटर यूज करके एंड पॉइंट आइडेंटिफाई करने को मिला? ठीक है, किसी को कोई डाउट है पूछ लेना, मतलब छोटा सा भी हो मैं क्लैरिफाई कर दूंगा। पर ये भी एक टेक्निक होती है, इसमें अब आपको मैं न्यूमेरिकल कुछ नहीं कराऊंगा, बस आपको एक आइडिया होना चाहिए कि हाँ इस तरीके से ये होता है। क्लियर है आपको? ऑलराइट, ठीक है, चलो आज के लिए यहाँ तक ही देखते हैं। नेक्स्ट क्लास में थोड़े से और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे एंड इसमें जो थोड़ा बहुत आगे का पार्ट बचा हुआ है वो भी मैं कवर करा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में थोड़े से क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस कराऊंगा फ्रॉम दैट असाइनमेंट जो भेजा था ना मैंने आपको, लेवल 1 लेवल 2 वाला, उसमें से थोड़े से क्वेश्चन कराऊंगा।
और ये एग्जाम्पलर में भी जो मोर देन वन चॉइस थे, इनका भी थोड़ा सा प्रैक्टिस कराऊंगा। इसमें हमने आज सिंगल चॉइस करे ना, ये वन और मोर देन वन चॉइस के भी मैं अगली क्लास में प्रैक्टिस करा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, चलो आज के लिए इतना काफ़ी है। कुछ डाउट है तो पूछो, अदरवाइज विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ऑल राइट देन, चलो टेक केयर गाइस।